फरीदाबाद गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब एक्टिव नजर आ रही है। हमारे साथ प्रभारी विवेक बंसल मौजूद हैं। सर, हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। काफी बड़ी सीट मानी जाती है फरीदाबाद गुरुग्राम की। किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम उनके बड़े लीडर जो हैं ग्राउंड पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है और हम लोगों को इसे पूर्ण रूप से गंभीरता से लेना होगा। और हमारी गंभीरता इसी से स्पष्ट होती है कि हमने इन चुनावों के लिए बहुत पहले एआईसीसी से हमने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। उन्होंने दौरे भी किए और अपनी रिपोर्ट भी हमें प्रेषित की है। तो पूर्ण रूप से हम इसे गंभीरता से लेंगे और चाहेंगे कि ये चुनाव हम जीतें, क्योंकि इस चुनाव का एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा। और मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा। और चूँकि कल ही सुनने में आया है कि सितंबर में चुनाव होने हैं, तो हमारा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ा जाए। एसवाईएल हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 55 साल हो गए हैं एसवाईएल को लेकर लगातार राजनीति होती हुई नजर आ रही है। चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि हम बैठकर हल निकालने की कोशिश करेंगे। सिद्धू मूसेवाला का एसवाईएल पर गाना आता है, केंद्र सरकार उस पर बैन लगवा देती है। आप किस तरीके से देखते हैं सर, आप एज ए प्रभारी? देखिए, ये तो ये बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कि हम लोग, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र को पनपने नहीं देना चाहती। और ये स्पष्ट ये इनका एक ठोस कदम है। लोकतंत्र को जैसे कहते हैं स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन जो है, उसको वो दबा रही है। इस गाने को, सिद्धू मूसेवाले के इस गाने को एसवाईएल के ऊपर जो है उस पर प्रतिबंध लगाना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की अवमानना है। एसवाईएल पानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आता है, उनके प्रभारी ये कहते हैं कि हम बैठकर बातचीत कर हल निकालेंगे। और कांग्रेस बीजेपी ने हमेशा एसवाईएल को लेकर राजनीति की है और राजनीति गोटियां सेकती हुई कांग्रेस और बीजेपी नजर आ। देखिए, राजनीतिक रोटियां जहां तक सेकने की ये बात कह रहे हैं कि हम इसका समाधान निकालेंगे, तो उन्हें समाधान निकालने से कौन रोक रहा है? पंजाब में उनकी सरकार है, उसका उन्हें तुरंत समाधान निकाल। एक पक्ष तो वो हैं या दूसरा पक्ष बीजेपी है। अगर बीजेपी जो एक सामान्य समाधान की ओर अग्रसर नहीं है, तो बीजेपी को उन्हें नंगा करना चाहिए कि बीजेपी की मंशा है। अपनी मंशा तो साफ जाहिर करें, वहाँ उनकी सरकार है और ठोस कदम आगे बढ़ाएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात है, जनता के साथ छलावे की बात है। एक आखिरी सवाल, उदयपुर में जिस तरीके से घटना हुई है, पूरा देश देख रहा है, किस तरीके से सर आप देखते हैं सरकार वहां पर कांग्रेस के, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है? हालांकि सीएम लगातार ट्वीट कर रहे हैं और एक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है, गिरफ्तारी हो गई है आरोपियों की, पर किस तरीके से सर आप इस घटना को देखते हैं? देखिए, ये जो एक वातावरण फैल रहा है, इससे ज़्यादा घृणात्मक कोई कृत्य हो नहीं सकता था। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। इस तरीके के जो कृत्य हैं, एक सिविलाइज्ड समाज, एक आधुनिक समाज, एक वो समाज जो बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, जो सब धर्मों को सम्मान की, जिसका संविधान बात करता है, उसके विपरीत है। धन्यवाद सर, खबरें अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रभारी विवेक बंसल, जिन्होंने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में जिस तरीके से नगर निगम चुनाव है उसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं जिस तरीके से उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है और जो भी असामाजिक तत्व है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग दादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हरिद्वार से जिस तरह बुजुर्ग महिला ने छलांग लगाई है, इनके हौसले देखकर आज के युवा भी हैरान हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल दादी किसी और राज्य से नहीं बल्कि अपने राज्य हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। 73 साल की दादी का ये जोश और जज्बा हैरान करने वाला है। हरिद्वार में बहुत ऊंचाई से गंगा में छलांग लगाकर तैरने वाली दादी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। किसी ने सही कहा है कि कामयाब वही होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इससे पहले आपने किसी बुजुर्ग को दौड़ते हुए, नाचते हुए तो देखा होगा, लेकिन ऐसा कारनामा
इतनी ऊंचाई से तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगाकर तैरते हुए किसी बुजुर्ग को नहीं देखा होगा। सोनीपत के गांव बंदेपुर की रहने वाली दादी ओमवती का कहना है कि उनमें अभी भी आज के नौजवानों से दुगनी ताकत है। जब दादी ने गंगा में छलांग लगाई तो पहले ही सबको सचेत कर दिया कि उन्हें अच्छे से तैरना आता है, कोई और ऐसी हरकत ना करे। दिल के सारे खौफ निकाल दिए जाएं, अपने जज्बे और जुनून के मुताबिक काम किए जाएं, तो इंसान ऐसे कारनामे कर गुजरता है। दादी ओमवती 73 साल की उम्र में आज भी उतनी ही एक्टिव हैं जैसे कोई 18 साल का नौजवान। कुएं की भी तराई आवे, दौड़ की भी आवे। मन तमन्ना मेरी ये थी कूदते दिखे, मेरा भी मन कर गया मैं भी कूद गई। तराई आवे थी और खड़े थे पास में, सबसे ये बोला था अब भाई मैंने देख कर कोई मत अपनी जान ना खतरे में डालियो, बहुत घर आई है मुझे तराई आवा है, तब न तराई नहीं आती होगी और तो जान खतरे में जावे। मैं ये ही बोल कम कूद रही हूँ, भाई मैंने तराई आ रही है, सारी ताकत थारे से अभी डबला है। डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? डर मन्ना डर नहीं लगता। मैं आप यूं को हमारे सामने कूद जावे और तो मैं अभी कूद सकती हूँ। क्या खाते हो? देसी घी खा रहे हैं, अब तो जूस ले लिया, फल ले लिया, और क्या खाएंगे इस उम्र में। पर बाला वाली ताकत है। दादी ओमवती की इस छलांग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। पोते पोतियों को दादी के इस जज्बे पर गर्व है। इतनी एक्टिव जब से हम देख रहे हैं, हमारी दादी इतनी एक्टिव है। हमेशा पहले गाय भैंस हम रखते थे, सारा काम करती थी, घर का, खेतों का, गाय भरोटे लेके आना, वो इन शुरू से इतना काम करती हैं। तैराकी वगैरह, चक्की वगैरह ये सब चलाती थी, हाथ की चक्की यूज़ करती थी पहले। और हम तो जब से देख रहे हैं, एक नंबर है नाचने में, कूदने में। सुबह उठना, जल्दी उठना, घूम के आना, पूजा करनी, पूरा दिन नाच के कूद के निकाल देना। मैं तो बताऊं, मेरे को खुद डर लगे इतने पानी में, मैं तो थोड़े से पानी से डरती हूँ, तो इतने ऊंचे से कूद गई। मैं ये भी बोल लूँगी कि जिसको नहीं आता ना वो बेशक मत जाओ, ये हमेशा से करती आई है बचपन से। सोनीपत की रहने वाली दादी ओमवती ने बताया कि यह खान पान का असर है, जो इस उम्र में भी वो इस तरह की छलांग लगा लेती हैं। वहीं जितनी बार भी वो हरिद्वार गंगा में स्नान करने के लिए जाती हैं, वो इसी तरह की छलांग लगाकर नहाती हैं। हाल ही में दुबई में हुई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जसप्रीत सिंह ने 2 गोल्ड भारत के नाम किए हैं। उन्होंने न सिर्फ जिले का, प्रदेश का, बल्कि देश का नाम रोशन किया है। इस वक्त जसप्रीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद। नमस्कार जी सारे साथियों का। अब इंटरनेशनल जीत के आए हैं दुबई में, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि गांव वालों ने बहुत साथ दिया है, फैमिली ने बहुत साथ दिया है मेरा, तो बहुत स्वागत किया गया। जब मैं खेल के आया हूँ, वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, बहुत अच्छा स्वागत किया गया मेरा गाँव में। जीत का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको दोगे? इस जीत के लिए मैं अपने जो मेरे दादाजी हैं सूबेदार मेजर दलीप सिंह, इन अपना, और जो मेरे फादर साहब हैं, मेरा गाँव है, मेरा परिवार है, तो इनकी बदौलत है जी जो मैं आज इंटरनेशनल में मैंने पैर रखा है। फेडरेशन का किस तरह का सहयोग आपको मिला? फेडरेशन का जी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया उन्होंने, क्योंकि मुझे सबसे पहले स्टेट खिलाया था फेडरेशन ने, उसके बाद नेशनल में मेरा नंबर पड़ा, नेशनल के बाद इंटरनेशनल में गया हूँ मैं, इंटरनेशनल से अब आया हूँ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस चीज़ में। कैप्टन जगप्रीत सिंह जी हमारे चेयरमैन है, ये अपना 100% ऑफ फेडरेशन के, तो उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी है। कोई चीज़ नहीं समझ आती थी, वो मुझे ऑनलाइन क्लास करके ट्रेनिंग देते थे, वो मुझे बताते थे कैप्टन जगप्रीत सिंह जी। और भी हमारे इंडिया के काफ़ी खिलाड़ी गए थे, तो वो मतलब अपना, मैं अपने वेट में बहुत अच्छा रहा हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी अभी हाल में मिले हैं, किस तरह की क्या मांग आपने मुख्यमंत्री के सामने रखी? मुख्यमंत्री सीएम जी, अपना सीएम साहब से मिले हैं हम, तो बहुत अच्छा उनको मिलके, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात की है अपना खट्टर साहब ने। तो उनको हमने एप्लीकेशन दी है जॉब के लिए, तो भाई आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है मेरी घर से, तो उन्होंने बोला था भाई कुछ ना कुछ करेंगे हम अपना आर्थिक स्थिति के लिए भी, क्योंकि आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है यूएसए में, उसमें खर्चा भी बहुत है। अगर कोई जॉब हो तो अपना फिर डिपार्टमेंट से चल जाता है काम, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, मतलब सरकार ने कहा है भाई कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो बाकी खिलाड़ियों को भी मिल रहा है, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करेगी सरकार।
तो अब जसप्रीत सिंह का अगला गोल क्या है? अगला गोल है मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना, यूएसए में, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक सेल को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। काफ़ी भारी मात्रा में जो है हेरोइन पकड़ी है, जिसकी कीमत जो है वो लाखों में बताई जा रही है। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए आज एंटी नारकोटिक सेल के इंस्पेक्टर जो हैं वो हमारे साथ हैं। पूरी जानकारी लेते हैं इनसे। क्या सर, कहाँ से पकड़ी है, कितनी पकड़ी है और कौन लोगों को गिरफ्तार? देखिए, इसमें 2 लोग हैं जो हमने गिरफ्तार किए हैं। एक के पोजेशन से हमें 100 ग्राम के लगभग मिली है और दूसरे के पोजेशन से 50 ग्राम के लगभग हीरोइन मिली है। तो और इसकी मार्केट वैल्यू आप 5,000 रुपये प्रति ग्राम भी लगाएंगे तो 7.5 लाख रुपए के आसपास बैठती है, जो एक भारी कीमत है। कहाँ से पकड़ी है सर? ये कौन लोग हैं, कहाँ रहने वाले? हाँ, देखिए, ये विदेश में रहते थे पहले। इसमें से एक लड़का इंग्लैंड से आया है और दूसरा इसमें बहरीन का रह के आया है। तो इनको वहाँ पे नशे की लत लगी थी और यहाँ पे जब अपने देश में आए तो इन्होंने इसको कारोबार बना लिया। और यहाँ पे ये सेक्टर 17 के हमारा जो पोस्ट इलाका है जगाधरी का, तो वहाँ पे इन्होंने रेंट का मकान लेके और ये कारोबार स्टार्ट किया है और यहाँ पे अपने युवकों को बेच रहे थे। कितनी मात्रा में सर पकड़ी है? हाँ, 150 ग्राम, जैसे मैंने बताया ना, 150 ग्राम हीरोइन पकड़ी। तो ये खुद भी पीते थे? हाँ, खुद पीने की आदी हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनको वहीं पे विदेश में ये पीने की आदत पड़ गई थी और अब यहाँ के इन्होंने इसको अपना व्यवसाय बना लिया था। कितने की सर है इसकी कीमत? कितनी? इसकी कीमत मैंने पहले ही बताया कि 5,000 प्रति ग्राम भी लगाए हैं हम कम से कम। तो जो इसको लेकिन बेचने की वैल्यू तो ये 7-8 हज़ार रुपये तक इसको बेच देते हैं मार्केट में प्रति ग्राम। तो ये 8 से 10 लाख रुपए तक भी बन जाता है। अभी क्या कार्रवाई की जाए? आज इसको हम इनका पेश करेंगे जुडिशियल और उसका वहाँ से रिमांड हासिल करेंगे और देखते हैं कि ये कहाँ से लेके आते थे, कहाँ से इनकी और कहाँ पे आगे सप्लाई चैन क्या है और किससे लेके आ रहे थे। वो दोनों चीज़ों का हम उस पर काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे एंटी नारकोटिक्स से रमेश राणा जी, जिन्होंने बताया कि आज इनकी जो ये सफलता है ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस प्रकार से एंटी नारकोटिक सेल जो है नशे को ख़त्म करने के पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और आज का ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस की मानी जा रही है। हरियाणा रोडवेज ने टिकटों के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा रोडवेज की ओर से योजना बनाई गई है कि आगे से बसों में बस टिकट की बजाय ई-टिकटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसे लेकर बल्लभगढ़ बस अड्डे में एक ट्रायल भी किया गया। हरियाणा राज्य परिवहन ने भी डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत रोडवेज कंडक्टरों को कागज की टिकटों और पंच से पूरी तरह छुटकारा दिलाए जाने की कवायद जारी है। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत पड़ने वाले बस डिपो के कंडक्टर भी जल्द ही मशीनों से टिकट काटते नजर आएंगे। ई टिकटों के जारी होने से कंडक्टरों की ओर से किए जाने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बंद हो जाएंगी। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ बस अड्डे से NIT में केएल मेहता महिला कॉलेज के रूट पर चलने वाली बस में ई टिकटिंग का ट्रायल किया गया। बस में मैनुअल टिकट की बजाय ई टिकट का प्रयोग किया गया। क्या कि उसमें ये फ्रॉड रुक जाएगा, टाइम उसमें लिख के आएगा, जब टिकट दी गई है टाइम, सेकंड, मिनट सभी कुछ उसमें लिखा है। लेस टिकट जो हमारी चली जाती हैं 2-2, 3-3 टिकटें, 5-5, 6-6 टिकटें मिला के कंडक्टर देता है, उसमें लेस जाने का डर भी कंडक्टर को नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, टिकट गुम कर देते थे, कई टिकट होती थी उसमें से एक आधे इधर उधर सवारी से पड़ जाती थी, वो पढ़ने का डर नहीं रहेगा। एक टिकट केएल मेहता महिला कॉलेज के रूट पर सभी छात्राएं निःशुल्क सफर करती हैं, क्योंकि कॉलेज छात्राओं को हरियाणा रोडवेज की तरफ से निःशुल्क सफर करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए पास बनाए जाते हैं। ई टिकट के माध्यम से इस रूट पर छात्राओं को निःशुल्क ई टिकट दी जाएगी। 100% कार्य कर रहा है और फलप्रूफ साबित हो गया। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है फिलहाल तो, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको अब स्टार्ट कर दिया जाएगा बसों में भी। सॉफ्टवेयर जो अच्छी तरह से अपडेट हो चुका है पूरी तरह से, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो उसको होते ही इसको मशीनों में दे दिया जाएगा। फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसको, जहाँ तक उम्मीद है, पूरी कर देंगे स्टार्ट। तब स्टार्टिंग में कुछ लॉन्ग रूट पे स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद सब कर देंगे। कस्टमरों के लिए तो इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इससे जो है ना कि फ्रॉड जो होता है आज के टाइम में, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो सब इससे ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉड नहीं कर सकता कोई इससे। हाँ, टिकट वापस होती है इसी में सारी डिटेल आएंगे आपका, टाइम, रूट, जिस टाइम बस चली है, बिल्कुल टिकट किस टाइम कटी है, वो हर चीज़ आएगी इसमें। बताने
कि जुलाई के पहले हफ्ते से बसों में ई टिकटिंग प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। वहीं ई टिकटिंग की टेस्टिंग प्रक्रिया को काफी हद तक सफल भी बताया गया है। योजना के तहत बाकी के जिलों में भी जल्द ही सभी कंडक्टरों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डिपो के तमाम कंडक्टरों को इन मशीनों को चलाने और रखरखाव बारे तफ्तीश से जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद डिपो की सभी बसों में कागज की टिकटों की बजाय मशीनी टिकट देने की व्यवस्था लागू हो जाएगी। टिकटिंग के इस फैसले के बाद टिकटों में फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। वहीं जल्द ही हरियाणा रोडवेज की बसों में ई टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अंबाला के नरेश विहार इलाके में एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने सिविल अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अंबाला शहर के नरेश विहार इलाके में मुकेश कुमार नाम के शख्स की पंखे से करंट लगने के कारण मौत हो गई। करंट लगने के बाद जब परिजन मुकेश को शहर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों के अनुसार मुकेश की मौत हो चुकी थी, लेकिन परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। कहीं बाहर लेके जाने दिया गया और यहाँ भी सही से इलाज नहीं करा गया। ये एक बदही राजनीतिक सिस्टमों से खराब कर दिया गया। मेरे बाप को जानबूझ के मारा गया। ये देखो मरे हुए के परिजनों। सर हम मेरे बाप को हल्का सा करंट का झटका लगा था सर, तो हम सिविल अस्पताल लेके आए, नागरिक अस्पताल, जो आज सर अभी ये 1.5 घंटे पहले की घटना है सर। करंट कहाँ लगा? करंट सर हमारे घर पे लगा है सर, और हॉस्पिटल वालों ने सर कोई इलाज नहीं करा है। और हम दूसरे अस्पताल लेके जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने 3 गाड़ियों को, 1 टेम्पू को और 2 एम्बुलेंस को मना कर दिया सर, मना कर दिया। और मेरे बाप को जानबूझ के मारा गया सर, और पूरी प्रशासन नौटंकी देखती रही सर, और ना रोड के ऊपर भी नहीं लाने दिया सर। और अभी भी इसके लाश को भी भद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार जब शख्स मुकेश को करंट लगने के बाद अस्पताल लाए तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं डॉक्टर ने कहा है कि बॉडी का पोस्टमार्टम कर मौत के सही कारणों का पता लगाया जाएगा। पुलिस ने भी परिजनों को समझा बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए राशि करवा लिया है। हमारे पास एक पेशेंट आया था मुकेश नाम का, अराउंड 35 साल की उम्र। परिजनों का कहना था कि घर पे पंखे के साथ करंट लगा है। जब मैंने पेशेंट देखा तो उसका बीपी और पल्स आ नहीं रहा था मशीन में। पीपल्स फिक्स थे, डायलेटेड थे दोनों। ईसीजी करवाने पे आइसोइलेक्ट्रिक फ्लैट लाइन आई। इसका मतलब ये है कि पेशेंट हमारे पास ब्रॉड डेड आया है, तो पेशेंट में जान नहीं थी जब हमारे पास आया। मुकेश के परिजनों को इस दौरान पुलिस अधिकारी और एसडीएम समझाते रहे, लेकिन हंगामा कई घंटे तक जारी रहा। बाद में पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए राशि किया। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं घटना के पीछे अगर लापरवाही निकलकर सामने आती है तो पुलिस इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करके मौत के सही कारणों का पता लगाया जाएगा। पुलिस ने भी परिजनों को समझा बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए राजी करवा लिया है। देखना यही होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आती है। करनाल में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर विजिलेंस की टीम ने महिला पुलिस एएसआई सरिता को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शासन से लेकर प्रशासन चाहे कितने प्रयास करें रिश्वत पर रोक लगाने के, लेकिन रिश्वत का ये खेल शायद इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। दरअसल ताजा मामला करनाल से सामने आया है। विजिलेंस की टीम ने सेक्टर 32-33 थाने की एएसआई सरिता को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एप्लीकेशन के बीच में लड़के के पिता और भाई के ऊपर रेप की कोशिश का मुकदमा डाल के 376 और अन्य भी कई धाराएं जो है वो उन पर लगा दी जी। तो हमने यहाँ आकर रिक्वेस्ट की एसएचओ साहब से, मैडम से, कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लेकिन उन्होंने, मैडम ने उनसे बढ़िया वाले पैसे लेके और ये धक्के से मुकदमा यहाँ दूसरे दिन हमारी एफआईआर दर्ज करवा। यानी पैसे लेके एफआईआर भी दर्ज? बिल्कुल जी, पैसे लेके एफआईआर हमारे खिलाफ। यहाँ की एफआईआर वैसे तो बनती नहीं, तो सीधा पैसे लेके ही उन्होंने किया। उनसे पैसे लेके जब इन्होंने ये मुकदमा कर दिया, उसके बाद हम जब ये दर्ज हुआ हम एसपी साहब से मिले कि साहब यही बात है। उन्होंने कहा कि आप आईओ से बात कर लेना।
दरअसल आरोपी एएसआई ने एक विवाहिता की ओर से अपने ससुराल पक्ष पर दर्ज कराए गए मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर लगाई धाराएं हटाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। आरोपी एएसआई के खिलाफ विजिलेंस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई से थाने में हड़कंप है, क्योंकि रिश्वत के मामले में न केवल एएसआई गिरफ्तार की गई है, बल्कि डीएसपी और एसएचओ का नाम भी रिश्वत के पूरे खेल में निकलकर सामने आया है। मामले में इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने उन्हें रिकॉर्डिंग सौंपी है, जिसमें आरोपी एएसआई सरिता को जब कहा गया कि इतनी रकम वो नहीं दे सकते, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें 5 लाख रुपए डीएसपी को देने हैं, 2 लाख रुपए एसएचओ लेंगे, उन्हें केवल 1 लाख रुपए की राशि ही मिलेगी। और 8 लाख रुपए में भी इन्होंने पूछा कि 8 लाख रुपए मैडम आपको देंगे तो फिर हमारे को कैसे न्याय मिलेगा, ये बताइए। तो फिर मैम ने जो इनको बताया कि 8 लाख रुपए में से डीएसपी साहब को 5 लाख रुपए देने हैं जी, एसएचओ साहब को 2 देने हैं, मेरे पास तो 1 ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग में है? ये रिकॉर्डिंग में है, जैसा कि शिकायतकर्ता हमारे को बता रहे हैं जी। तो वो एक जांच का विषय है, वो करेंगे आगे जांच। अभी क्या है, आज इनको पैसों की डिमांड के साथ बुलाया गया था कि आप 2 किस्तों में दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप पहले दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप काम होने के बाद दे दीजिएगा। तो आज जो ये पहली किस्त के लिए इनको बुलाया हुआ था, इन्होंने फिर हमारे को विजिलेंस को कंप्लेंट दी है और 4 लाख के साथ उनको रेड हैंडेड यही सेक्टर 32 थाने में बुलाया था, सेक्टर 32 में इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की टीम पूरे मामले की लगातार जांच कर रही है। मामले में डीएसपी और एसएचओ का नाम भी सामने आया है। देखना ये होगा कि क्या भ्रष्टाचार के खेल में डीएसपी और एसएचओ भी एएसआई के साथ शामिल थे। हरियाणा के नूह जिले के अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा के नर्सिंग स्कूल का हाल इन दिनों बदहाल है, क्योंकि स्कूल में सुविधाओं का टोटा है, जिस वजह से छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी परेशानियां बढ़ चुकी है कि छात्राओं से सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। नूह में 2 दशक से अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में चल रहे नर्सिंग स्कूल के हालात बद से बदतर है। निदेशक चिकित्सा अनुसंधान विभाग ने भवन तो नर्सिंग स्कूल का आलिशान बना दिया, लेकिन इस स्कूल में तमाम सुविधाओं की पूर्ति करना विभाग पूरी तरह से भूल चुका है, जिसके चलते छात्राओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। भीषण गर्मी में इस नर्सिंग स्कूल के हॉस्टल में छात्राओं को नींद नहीं आती, जागकर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। पीने को ठंडा तो दूर गर्म पानी भी नहीं, कई बार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं मिलता। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज को दबंग व ईमानदार छवि का माना जाता है, लेकिन उनके ही विभाग को चिकित्सा अनुसंधान विभाग के अधिकारी पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ हम टॉयलेट का पानी पीते, जिसकी वजह से काफी लड़के बीमार हो गई हैं। किसी को रात को किसी को उल्टी लग जाती है, किसी के पेट में दर्द होता है, और यहाँ रूम का टेम्परेचर बहुत गर्म है, इसकी वजह से कोई रात भर सो नहीं पाता। और यहाँ पे खाने का मैश का खाना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे बर्तन भी इतने गंदे होते हैं, हम वो गंदे बर्तन से ही खाना खाते हैं। यहाँ हमारी एक ही टीचर है, बस कोई टीचर हमें सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाते, हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। मांग ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। हम पानी हॉस्पिटल से लेके आते हैं यहाँ से, और हमारे यहाँ इतना टेम्परेचर हो रहा है, और हमारे मतलब कूलर वगैरह नहीं है, हम गर्मी में रहते हैं, और टीचर नहीं है। एक टीचर कहाँ तक पढ़ाए हम बच्चों को। पूरी फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलती है, और वाटर कूलर है वो भी खराब हुआ पड़ा है, आरओ भी खराब हुई पड़ी है, और हम टंकियों का बाथरूम का पानी लेके पीते हैं, और बच्चे उससे बीमार भी होते हैं। मैम रात को हॉस्पिटल लेके जाती है हम सब बच्चों को, मैम ही देखभाल करती है, और यहाँ पे टीचर की भी फैसिलिटी नहीं है। हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगले महीने हमारे पीटीएस के पेपर हैं, और सिलेबस बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ। सुविधा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम खुद खाना बनाते हैं यहाँ पे, एक भी वो DGHS की मैडम ने वो लगा रखी हैं। शाम को हम अपना खाना खुद बनाते हैं। कभी कभी तो हम बिना पानी के भी सोते हैं। यहाँ पे पूरी रात ऐसे ही निकालनी पड़ती है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और हमारी प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। एक टीचर पूरा सिलेबस कवर नहीं करवा सकती। ऐसे में जिला उपायुक्त अजय कुमार से छात्राओं ने आग्रह किया कि उनके हॉस्टल और स्कूल की दशा स्वयं जाकर देखी जाए। अजय कुमार ने भी छात्राओं को निराश नहीं किया और काफिले के साथ नर्सिंग स्कूल प्रांगण में पहुंच गए, जहां उपायुक्त अजय कुमार ने वहां पर मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव समेत अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए। पानी की समस्याओं के बारे में अभी बच्चों ने बताया। इसके अलावा
अभी जैसे ऑफिसर्स ने मुझे श्योर किया है कि शाम तक उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जो हमारे इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट से भी टेकअप करने हैं, वो हम टेकअप करेंगे, उसको स्पीड अप करा के समाधान कराएंगे। ज़रूर होगी एंड जो इश्यूज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में सॉर्ट आउट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट से हैं वो हम मैम से एंड डायरेक्टर साहब से तो हॉस्टल में एसी लगाने का स्टूडेंट्स का प्रोविज़न नहीं है, फिर भी जो है ना हमारे पास 2 एसी हैं जो उनके टीचिंग रूम में और उसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। और आरओ को रिपेयर आज ही करा देंगे, 2 दिन से खराब पाया गया वो आज ठीक करा देंगे। वाटर कूलर को परचेज करके उनको दे दिया जाएगा। हालांकि जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि स्कूल के हालातों को जल्द सुधारा जाएगा, स्कूल में जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन इन सब के बाद सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों स्कूलों से ऐसी कमियां सामने आती है जहां पर छात्रों का पढ़ाई करना भी मुहाल हो जाता है।